अरे अरे पूरे जिले में अव्वल आई है मेरी बेटी। हाँ अरे खुशियाँ मनाओ। अरे आजा ज्योति की माँ, आजा आजा आजा, ले तू भी खा। अरे ज्योति के बाबा पागल हो गए हो क्या? हो जाने दे पागल। क्या यार क्या बजा रहा है? ऐसा ढोल बजाया जाता है क्या? देख कैसे बजाता है। अरे ज्योति बेटा आ गई बेटा। मुबारक हो ज्योति, मुबारक हो। हमें पता है तुम गांव का नाम जरूर रोशन करोगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोग की वजह से तो हुआ है। बापू बेटा। अरे बाबा पूरे गांव में ढिढोरा पीटोगे क्या? अरे पीटने दे, पूरे जिले में अव्वल आई है तू मेरी बेटी। अरे ज्योति बेटा, तेरे बाबा खुशी के मारे पागल हो गए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की बेहद होनहार लड़की, जो बचपन से ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखती आई थी। ज्योति के पिता सुखदेव एक कृषि मजदूर थे, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने हमेशा ज्योति को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुखदेव को ज्योति के सपनों में अपने परिवार का उज्जवल भविष्य नजर आता था, लेकिन ज्योति सिर्फ सुखदेव का ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत का वो सपना थी जो अशिक्षा और अज्ञान की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आतुर है। ये लो माँ। हाँ बेटा। बाबा आपको आपका वचन याद है? क्या कहा था आपने कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी तो आप? अच्छी तरह याद है। आ इधर आ। मैं तेरे सर की कसम खाता हूं, बस चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तू डॉक्टर बनना चाहती है ना? लेकिन बाबा उसके लिए तो बेटा यही ना, बहुत पैसे लगते हैं। अरे मैंने तेरे लिए 2 बीघा जमीन बेच दी है, तेरी पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम मैंने कर दिया है बेटा। बस तू पढ़ाई में ध्यान दे और अव्वल आना हमेशा। देख बेटा, तेरे जैसी गुणिया लड़की पूरे गांव में किसी के घर नहीं है। तुझे आगे पढ़ना होगा, ये तेरा अधिकार है, और तुझे पढ़ाना हमारा कर्तव्य। हम दोनों अपना काम करते, और एक दिन जब तू डॉक्टर बन जाएगी तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। बाबा उसके लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा ना। 5 साल का कोर्स है और वहीं हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। पर बेटा तू हॉस्टल में अकेली कैसे रहेगी? माँ मैं अकेले थोड़ी ना हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी वहां पर। लेकिन तू हमारे बिना 5 साल जी लेगी, लेकिन हम कैसे जिएंगे? क्या बाबा आप भी कभी कभी उम्मीद के दीपक दिखाते हो और कभी कभी निराशा के अंधेरे भी। आप इतने कमजोर हो जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगी भला? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ तू जा, पढ़ाई में ध्यान रख और अव्वल आ। अच्छा बाबा। तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। बाबा आप दिल पर चोट करते हो। ज्योति तेरे लिए एक भेंट लाया हूं मैं। भेंट? हाँ मोबाइल? हाँ। 3 साल से मोबाइल मांग रही हूँ, आज जाके ध्यान में आया है जब मैं जा रही हूँ, ताकि ये मुझे घड़ी घड़ी फोन करके मेरा हालचाल ले सके। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, शादी करके विदा थोड़ी कर रहे हो। वापस आएगी छुट्टी में अपनी ज्योति। चल बेटा दे, बैग में ले लेती। नहीं नहीं माँ ठीक है। अपने खाने पीने का ख्याल रखना, दूसरी लड़कियों के साथ झगड़ा मत करना, अध्यापकों की बात सुनना, उनके साथ बहस बिल्कुल मत करना, मन लगा के पढ़ाई करना, और हाँ अपने मोबाइल का ध्यान रखना। हमारे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बैठ जा, संभाल के जाना बेटा, अपना ख्याल रखना। एक सेकेंड, हॉस्टल के लिए किससे मिलना होगा? नए आए हो? जी। आगे से दाहिने हाथ पे नोटिस बोर्ड है, वहाँ नाम के साथ रूम नंबर भी लिखा है। धन्यवाद। ज्योति, ज्योति है ना?
मेरा नाम ज्योति पवार है। मैं बनवाड़ी गांव से हूँ। मेरा स्कूल में परसेंटेज 97% था। ज्योति नाम है ना? जी। डरो मत, बोलो। मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार की पहली लड़की हूँ जिसने स्कूल पास किया, और मैं चाहती हूँ आने वाले समय में लोग हमारे ही गांव से IAS, डॉक्टर, कलेक्टर बने और हमारे गांव की गरीबी दूर हो सके। और वैसे भी शिक्षा केवल जीविका चलाने का साधन नहीं होना चाहिए। शिक्षा से मनुष्य और समाज दोनों को सही रास्ते मिलते हैं। मैं समाज को सुधारने का साधन बनूं, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस। यार, प्रोफेसर देसाई की क्लास अच्छी है ना? हाँ, और वो दिखते भी अच्छे हैं। मैं यहाँ से पढ़ने आती हूँ, तुझे जिसको देखना है तू देख। हेतल, हेतल, ओ, तो यहाँ छिपी हुई है तू? नहीं सर। अरे क्या नहीं, तेरे को स्टाफ रूम में मिलने के लिए बुलाया था, वहां भी नहीं आई तू? मैं भूल गई सर, आई एम सॉरी। तेरे भूलने की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तेरे को हॉस्टल रूम में भी बुलाया था मिलने के लिए, असाइनमेंट पूरा किया? सर आधी रात तक उसी पे काम कर रही थी, पर फिर आंख लग गई। आंख लग गई? दूसरे प्रोफेसर का असाइनमेंट तो तू टाइम से पूरा कर लेती है, मेरे ही असाइनमेंट के टाइम तेरी आंख लग जाती है। तुम दोनों कौन हो? सर, पारुल चौहान। सर पारुल चौहान? तो सर है? नो सर, सिर्फ पारुल चौहान। ज्योति पवार, फर्स्ट ईयर। देख, अगर तुझे सस्पेंड नहीं होना है ना तो मेरा काम समय पर कर दिया कर, और सुन, जब मिलने बुलाए तो आया कर। प्रोफेसर हूँ तेरा, खा थोड़े ही न जाऊंगा। हमारी गुरु शिष्य परंपरा का आधार है सम्मान और भरोसा, गुरु के प्रति आदर और गुरु पर अपने छात्रों के संरक्षण का दायित्व। कॉलेज के प्राध्यापकों का लड़कियों के बाथरूम में इस तरह बेधड़क घुसना और फिर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करना न सिर्फ किसी भी शैक्षणिक संस्था के नियम और कानूनों के खिलाफ था, बल्कि हमारे देश की गुरु शिष्य परंपरा के मूल्यों का भी उल्लंघन था। ज्योति और बाकी लड़कियां इस घटना से बुरी तरह डर गई थी। खासकर ज्योति के लिए तो ये एक दुस्वप्न की तरह था जिसे वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़कियों वाले बाथरूम में कोई जेंट्स कैसे जा सकता है भला? देख ज्योति, तू नई आई है यहाँ पे, ये सब कई साल से चल रहा है यहाँ, और शायद हमारे जाने के बाद भी यूं ही चलता रहेगा। ये जो प्रोफेसर कर्माकर, राणे और इनका जो ग्रुप है, इनकी पॉलिटिकल सेटिंग है जिसके दम पे ये अपने आप को कॉलेज का बादशाह समझते हैं। वो जो भी काम दे उसे फटाफट निपटा दे, उन्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका मत दे। रैगिंग के बारे में तो सुना है ना तूने, इसे भी रैगिंग समझकर झेल ले। तू एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रोफेसर के, चाहे वो कोई भी हो, उसके कमरे में मत जाना। फिल्म देखने का बहुत शौक है ना तुम्हें, हैं? जवानी सर चढ़ के बोल रही है। कॉलेज के कानून, अपनी मर्यादा, संस्कार सब भूल के सलमान खान का नाइट शो देख रही थी। अरे सलमान की नहीं, रणबीर कपूर की फिल्म थी। अरे हम भी किसी खान या कपूर से कम थोड़ी ना है। पर क्या करें, इनकी तो नजर ही नहीं बढ़ती हम पर। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कैसे कर सकते हैं? अपनी अपनी क्लास में जाओ। रुको, किसी को हिलने की जरूरत नहीं है। क्या गलती की है लड़कियों ने?
और आप इनके दुपट्टे कैसे छीन सकते हैं? अब कहां से शुरू करूं मैडम? देखिए, ये लड़कियां हॉस्टल बंक करके नाइट शो देख रही थी। ऊपर से बेशर्मी, बेहयाई, प्रोफेसर्स की इंसल्ट, काम चोरी, whatever. आपने स्टाफ रूम में शराब भी रखी है? देखिए मैडम, आपको इस कॉलेज में आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ के कायदे कानून पता ही नहीं है। और देखो मैडम, ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, इन्हें शराफत की भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती। चलो रे, चलो निकलो यहाँ से। तो मोबाइल दो, कौन है इनका? चलो। आपको अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं? कैसे शिक्षक हैं आप? हम ना उस टाइप के शिक्षक हैं। मैं आपके प्रिंसिपल साहब से कंप्लेन कर दूंगी, मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। अच्छा। ओके। क्या प्रोफेसर कर्माकर ने या तो बाकी किसी प्रोफेसर ने आप लोग का दुपट्टा खींचा? क्या इन प्रोफेसर्स ने आपको घुटने पे बैठने की पनिशमेंट दी? शीतल, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो हुआ तुम्हारे साथ वो सच बताओ प्रिंसिपल सर को। पारुल, तुम तो सच बोलो। कोई तो बोलो। एक्सक्यूज मी मैडम, आप क्यों इन भोली भाली और मासूम लड़कियों को भड़का रही हैं? ये व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है प्रिंसिपल साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो, अब आप भी जा सकते हैं। प्रोफेसर मीना, ये आपने बहुत गलत कर दिया। इतने नेक और इज्जतदार प्रोफेसर पे ऐसे झूठा लालचन लगाना, या आप जैसे प्रोफेसर को शोभा नहीं देता। अब भलाई इसी में है, ये सब आप भूल जाइए, आप अपनी क्लासेस की तरफ ध्यान दीजिए। ओह, तो आप भी इनसे मिले हुए? प्रोफेसर मीना, आप अपनी सीमाएं पार कर रही है। मैं अभी का अभी 6 महीने के लिए आपको सस्पेंड कर रहा हूँ, विथ नो इंक्वायरी, विथ नो अपील। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको अभी दिखने लगेगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे प्रोफेसर की कोई कमी नहीं है इधर। नाउ लीव। क्यों मैडम जी, मिल गई शांति? हो गई तसल्ली? सीने की आग बुझ गई आपकी? अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। इस कॉलेज में प्रोफेसर्स के खौफ की असली वजह थी कॉलेज की आंतरिक आकलन प्रणाली, यानी कि इंटरनल मार्क सिस्टम। किसी भी विद्यार्थी के साल भर के 50% अंक इन प्रोफेसर्स के हाथ में होते थे, जिससे ये स्टूडेंट्स के भाग्य विधाता बन जाते थे। और इन्हीं इंटरनल मार्क्स की वजह से कुछ प्रोफेसर्स छात्राओं के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार करने से पीछे नहीं हटते थे। जहां दूसरी महिला प्रोफेसर्स डर के मारे चुप रहीं, वहीं प्रोफेसर मीना ने छात्राओं के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन पुरुष प्रोफेसर्स की विकृत मानसिकता की बदौलत उनकी इस आवाज को दबा दिया गया। और सबसे अच्छा असाइनमेंट लिखा है ज्योति ने, और मैंने ज्योति के लिखे असाइनमेंट की कॉपीज बनवाई हैं। इस असाइनमेंट की एक एक कॉपी हर लड़की को मिलेगी, ताकि सबको पता चल सके कि मेहनत और लगन से कैसे असाइनमेंट लिखा जाता है। अल्पा, यहाँ आओ। इस असाइनमेंट की कॉपी सबको दे दो। ज्योति, कुछ प्रॉब्लम? अकेली बैठी हो? सब वो प्रोफेसर राणे और प्रोफेसर कर्मकर ने एक असाइनमेंट दिया है। ओह, समझ गया। देखो ज्योति, तुम्हें तो पता ही है, और तुम्हें क्या, अब तो पूरे कॉलेज को पता है कि प्रोफेसर मीना के साथ क्या हुआ। इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। इनसे ना कोई जीता है और ना कोई जीतेगा।
उन्होंने जो भी असाइनमेंट दिया है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। हाँ, मेरे असाइनमेंट को तुम अनदेखा जरूर कर सकती हो, लेकिन उन्होंने जो भी असाइनमेंट दिए हैं उसे टाइम पर पूरा करके दो। और वैसे भी अभी मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए तुम्हें इंटरनल मार्क्स लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम पास हो सकती हो। सर आप थोड़ा पीछे हटेंगे प्लीज। थोड़ा क्या, हम पूरे पीछे हट जाते हैं। ये लो, ठीक है, लिखो लिखो, तुम तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। क्या बात है सर, आपने मुझे ऐसे अचानक यहाँ बुलाया? पता नहीं ये कैसे हुआ ज्योति, लेकिन तुम मेरी क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट हो और तुम एनाटॉमी में फेल हो रही हो। सर मेरे एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छे हुए और मेरी तैयारी भी पक्की थी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर, कहीं कोई गलती हुई है। ज्योति तुम्हें पता है ना, अगर तुम एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गई तो तुम्हें टर्म रिपीट करना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी टर्म फीस भर पाएंगे ना? ऐसा मत कहिए, अगर मैं फेल हो गई तो मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी सर? सब क्या आप एक बार मुझे मेरी कॉपी दिखा सकते हैं? ठीक है, तुम मेरे रूम में आकर मिलो, अब मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तू एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी भी प्रोफेसर के, चाहे वो कोई भी हो, उसके कमरे में मत जा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ ज्योति, आओ आओ आओ, अंदर आओ। ज्योति, तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है, तुम 3 और सब्जेक्ट में फेल हो रही हो। सर लेकिन ऐसा, सर ये लोग, तुम लोग? Cheers. सर आप भी? मैंने क्या कहा था ज्योति, ना हमसे कोई जीता है और ना जीतेगा। सर मुझे जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो ज्योति? बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा अब तब खुलेगा जब अरे ज्योति, रोने से अब क्या फायदा? रोना है तो अपने माँ बाप के बारे में सोच के रो, जब उन्हें पता चलेगा कि तू 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई। एजुकेशन लेने आई थी, पर वो एजुकेशन तो तुम लेना भूल ही गई। याद रखना ज्योति, तू यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, फेल तुझे नहीं होना था, और यहाँ जो कुछ भी हुआ तेरी अपनी मर्जी से हुआ। और उसके बाद भी अगर तूने अपनी जुबान खोली तो दुनिया तुझ पर उंगली उठाएगी, गाली तुझे देगी, तुझ पर थूकेगी।
बोर्ड पर लग चुका है। और तू फर्स्ट आई है, फर्स्ट। अब तो दरवाजा खोल बावली। ये क्या हाल बना रखा है तूने? लगता है कि पूरी रात तो सोई नहीं है। टॉप क्या है तूने? खुशी मनाने का टाइम नहीं है। और तू ये मत सोचना कि तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे। पार्टी देनी पड़ेगी तेरे को। ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे, बस चाय पिला देना और समोसा खिला देना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। चल तू अपने रूम में जा, हम तेरा खाना यहीं ले आएंगे। हेलो। अरे मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। देख, तू चाहे तो तेरी माँ से पूछ ले। अरे तेरे जाने के बाद एक बूंद भी शराब मैंने नहीं पी है। अच्छा बेटा, ये तो बता, इस बार भी तू परीक्षा में अव्वल आएगी ना? इस बार भी अव्वल आई हूँ। ज्योति, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज इतनी दबी हुई क्यों है? तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? जी 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 बाबा। ले बेटा, तू तेरी माँ से बात कर, ले ले। हाँ ज्योति बेटा, कैसी है तू? अपने खाने पीने का ख्याल तो रख रही है ना? जी जी माँ। तेरी सारी सहेलियां तेरा साथ तो देती है ना? किसी से झगड़ा तो नहीं है तेरा? नहीं नहीं माँ। अपने अध्यापकों की बात सुनती है ना? माँ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। Do you know the difference between plant cell and animal cell? Let's see. सुनो, प्रिंसिपल साहब ने अंदर लैब में बुलाया है। टॉप करने की खुशी हमारे साथ भी तो मिलकर मना। इस कॉलेज में हर चीज मिल बांट के खाई जाती है। ज्योति, ज्योति, अब रोने से क्या फायदा? अरे सोच, अगर तेरे माँ बाप को पता चलेगा, अरे वो तो सुनते ही मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अरे क्यों अपने पाप बढ़ा रही है तू? अरे दरवाजा खोल। अब क्या करेगी तू? घर तू जा नहीं सकती और इस दुनिया में और कोई तेरा है नहीं। इसलिए बात मान और हमारे साथ मिलकर चल। अरे तू एग्जाम नहीं भी देगी ना तो भी टॉप करेगी। जब तू टॉप करेगी तो तेरे माँ बाप कितने खुश हो जाएंगे। सुन रही है ना? देख, हमारे साथ मिलकर चलेगी तो फायदे में रहेगी। ज्योति, अगले 4 महीनों में ज्योति के साथ 12 बार सामूहिक बलात्कार किया गया और इसका एकमात्र कारण था कॉलेज के प्रोफेसर्स का इंटरनल मार्क्स पर प्रभुत्व। हमें बुरी संगत और असामाजिक तत्वों से बचाने की जिम्मेदारी हमारे माता पिता की होती है, लेकिन जब वो हमें खुद से दूर स्कूल या कॉलेज भेजते हैं तो ये दायित्व शिक्षकों पर आ जाता है। स्कूल और कॉलेज हमारे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसे में कोई ये कल्पना भी कैसे करेगा कि शिक्षक ही ऐसी हैवानियत पर उतर आएंगे। ऐसे केसेस में एक बड़ी विडंबना यह है कि लड़कियां अपने साथ हुए शोषण को समाज के सामने उजागर करने से घबराती हैं। समाज की प्रतिक्रिया और उपेक्षा का डर उन्हें अंदर ही अंदर घुटने को मजबूर कर देता है। यही ज्योति के साथ भी हुआ। वो अपनी अस्मिता का हनन, अपना दर्द ना तो अपनी सहेलियों से बांट पा रही थी और ना ही अपने माता पिता से। अब वो सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी टूटने लगी थी।
ज्योति, प्रोफेसर पटेल ने तुम्हें स्टाफ रूम में बुलाया। किसी भी प्रोफेसर के, चाहे वो कोई भी हो, उसके कमरे में मत जाना। इस बात का ध्यान रखना तू। अच्छा बेटा, ये तो बता, इस बार भी तू परीक्षा में अव्वल आएगी ना? किसी भी प्रोफेसर, चाहे वो कोई भी हो, उसके कमरे में मत जाना। इस बार भी तू परीक्षा में अव्वल आएगी ना? कमरे में मत इस बार भी तू परीक्षा में अव्वल आएगी ना? कमरे में मत जाना। कमरे में मत जाना। इस बार भी तू परीक्षा में अव्वल आएगी ना? कमरे में मत जाना। ज्योति, होश में आ ज्योति। मुझे लगता है उसके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो वो छुपा रही है। चलो पीछे चलो, पास मत आना मेरे कोई। ज्योति, क्या हुआ? सर देखिए ना, पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ज्योति प्लीज। तो पीछे हटो, पीछे चलो। ज्योति, मैं हूँ प्रोफेसर मीना। बेटा ये कैंची मुझे दे दो प्लीज, प्लीज बेटा, तेरा बच्चा दे दे, ये दे दे बेटा। आजा मेरा बेटा, मेरी बेटी। बता बेटा, क्या हुआ है तेरे साथ? मेरे माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा किसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे? तुम्हारे माँ बाबा को कुछ नहीं होगा। बता बच्चे, बता मुझे क्या हुआ तेरे साथ? ज्योति, ये संध्या जी वकील हैं और एनजीओ भी चलाती हैं। ये तुम्हारी मदद करेंगी, इंसाफ दिलाने में तुम्हारा साथ देंगी। नहीं चाहिए मुझे इंसाफ, मुझे सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ डॉक्टर बनना है। आपने क्यों बताया इनको? अब सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कैसे सामने आऊंगी लोगों की? ज्योति, 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 संभालो अपने आप को और ये जान लो कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी बदसलूकी नहीं करेगा। तुम तो बहुत बहादुर हो ज्योति, बहुत बहादुर। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई और ज्योति होगी, परसों कोई और ना जाने कितनी ज्योति होगी जिनको इन सब से गुजरना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी संस्था पूरी तरह तुम्हारे साथ है। प्रोफेसर मीना तहे दिल से ज्योति की मदद करना चाहती थी और उसके भक्षकों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहती थी। हालांकि ये राक्षस एक बार पहले प्रोफेसर मीना की आवाज को दबा चुके थे, लेकिन प्रोफेसर मीना पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगर आप लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना है तो ये आप लोगों की मर्जी है। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उसी से काम चला। चले तावड़े। अरे लीजिए सर, समोसा लीजिए, स्पेशल बनवाया आपके लिए। ये घोरपड़े कचौड़ी लेकर आजा। अरे रहने दो इंस्पेक्टर साहब, रहने दो। वैसे भी आपने इतनी खातिरदारी कर दी है कि अब घर जाके बीवी की मार खानी पड़ेगी कि घर का सारा खाना खराब हो गया। वैसे भी आपको घर का खाना पसंद ही कहाँ है? आप बिना बस। मैडम नमस्ते। प्रणाम दीदी। बस आपका सफर तो ठीक रहा ना? कोई परेशानी नहीं हुई ना? दीदी अगर कॉर्पोरेटर है
तो तुम्हें क्या लगता है कुछ भी कर लोगे? जानते हो वो लड़की की उम्र क्या है? 18 साल। अगर ऑपोजिशन पार्टी या मीडिया को पता चल गया ना कि हमारे रिश्तेदार सामूहिक बलात्कार के केस में आरोपी हैं, जानते हो क्या होगा? वो लोग तूफान खड़ा कर देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मिस्टर राठौर ने बात फैलने से पहले हमें बता दिया, वरना। मैडम टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा इनको। वो फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। क्या प्लानिंग की है तुमने? उन दरिंदों के कहने पे ज्योति के खिलाफ झूठे रेप केस में फंसाने की एफआईआर दायर कैसे कर सकते हैं आप? देखिए मैम, पहली बात, इस ज्योति की बातों में आइए मत आप। एक नंबर की झूठी है ये देखिए आप, मेडिकल रिपोर्ट। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इस लड़की के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती या बलात्कार हुआ है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि ये लड़की कुंवारी नहीं है, पिछले 6 महीनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही है और अब अपने देवता समान प्रोफेसर के ऊपर इल्जाम लगा रही है। पैसे ऐंठने का खेल है सब, और हो ना हो इसका बॉयफ्रेंड शामिल है इसमें। मेडिकल टेस्ट आखिरी बलात्कार के 1 हफ्ते के बाद हुआ था और ये टेस्ट जो था ना सिर्फ फॉर्मेलिटीज था। लड़की ने अपना बयान दे दिया है और वो अपने बयान से हटेगी नहीं। आप जो है ना अपना काम कीजिए। मुझे मेरा काम मत समझाइए आप। दोनों तरफ से एफआईआर लॉन्च हुई है और आपकी एफआईआर की कॉपी आपको दे दी गई है। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करने दीजिए और जब रिपोर्ट बन जाएगी ना तब उसकी भी एक कॉपी आपको दे देंगे। आप ये ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ? ये ज्योति कोई अकेली लड़की तो है नहीं कॉलेज में, और भी बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। उन्होंने कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं की। और एक बात बता दूं मैम आपको, पुलिस अपना काम और अदालत अपना फैसला गवाहों और सबूतों के मद्देनजर करती है। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस टाइम पे जरूरी है कि मैं अपना निर्णय बता दूं। ज्योति ने कॉलेज के प्रोफेसर्स के खिलाफ काफी संगीन आरोप लगाए हैं, पर मेरी जिम्मेदारी कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन करने की है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने जो जो बातें मुझे बताई है ज्योति के बारे में, उन बातों से ऐसे लगता है ज्योति का कॉलेज में पढ़ना कॉलेज के माहौल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस केस का जब तक फैसला नहीं हो जाता, मैं ज्योति को इस कॉलेज से सस्पेंड करता हूं। नमस्ते। नमस्ते। ज्योति कहाँ है? ज्योति? आप कौन है? जी मैं ज्योति का बाबा हूँ, ये ज्योति की माँ है। इस अखबार में जो लिखा है क्या वो सच है? देखिए मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन लोग पढ़कर कह रहे हैं वो क्या सच है? हमें हमारी ज्योति बेटी से मिलने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ऐसे केसेस में पीड़ित लड़की को सबसे बड़ा डर अपने परिजनों की प्रतिक्रिया का होता है। अगर माँ बाप और परिवार ही लड़की का साथ न दे तो लड़कियां अक्सर पूरी तरह टूट जाती हैं। अब ज्योति के सामने भी यही प्रश्न था कि उसके माता पिता क्या निर्णय लेंगे। सुखदेव और उनके परिवार की माली हालत बेहद खराब थी और जिनके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़नी थी वो आर्थिक और राजनीतिक सभी समीकरणों से संपन्न थे। न्याय की लड़ाई कभी भी साधारण संघर्ष नहीं होती है और सुखदेव के लिए भी यह निर्णय लेना तलवार की धार पर चलने के बराबर था। लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए था और ज्योति को अपने पिता का सहयोग मिलने से एक बहुत बड़ी राहत मिली। उसे हिम्मत मिली कि अब इंसाफ की लड़ाई में वो अकेली नहीं है। वापस गांव चले जाएंगे, खेती करेंगे, 2 वक्त की रुखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। रुखी सूखी खाकर क्या हम भूल जाएंगे कि उन दरिंदों ने हमारी बेटी के साथ क्या किया? जो भगवान ने लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। होने से कोई लड़ सकता है भला? बिना लड़े कैसे जाने दे? कैसे लड़ेंगे उन पैसों वालों से? अरे तू समझती क्यों नहीं है? 4-4 महीना उन सांपों ने हमारी बेटी को डसा है और फिर भी उनके पास हिम्मत है और हम कायरों की तरह मुंह छुपा कर भाग जाए। वो कुछ बनना चाहती थी, क्या कहें उसे हम कि अपने सपने तोड़ दे? अगर ये भगवान ने लिखा था तो ये भी भगवान ने लिखा है कि उन राक्षसों का सर्वनाश हमारी बेटी ज्योति के हाथों हो।
हमें माफ तो कर पाओगे ना तुम? मुझे तो लगा कि तुम लोग मुझसे नाराज हो गए। तू हमारे दोस्त है, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। हम सब तेरे साथ हैं ज्योति, बस यही बताने आए थे। संध्या बहन, हम सभी ज्योति के साथ हैं। कॉलेज की पूरी लड़कियां ज्योति के साथ हैं। हमने हमारे पेरेंट्स को सब सच सच बता दिया है, वो अभी सभी कॉलेज आते ही होंगे। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके अनुसार बलात्कार के मामलों में पीड़ित की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि मीडिया और समाज पीड़ित और केस दोनों की संवेदनशीलता को ताक पर रखते थे। आने वाले दिनों में ज्योति के केस में भी यही हुआ। जहां इस केस का ब्यौरा अखबारों में छपा, एक मीडिया और पॉलिटिकल सर्कस ज्योति के आसपास खड़ा हो गया। राज्य और केंद्रीय मंत्री, एनजीओज, एंकर्स, रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल, सबको अपने लिए पब्लिसिटी बटोरने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और जिन सवालों के डर से ज्योति अपनी सहेलियों और अपने माता पिता से बात करने से घबरा रही थी, वही सवाल उससे सबके सामने बार बार घुमा फिरा कर पूछे गए। बार बार हमें अपने हॉस्टल रूम में बुलाते थे और नहीं जाओ तो सस्पेंड करने की धमकी देते थे। एक बार घर जीत के मैं इस बाथरूम में ले गए और वहाँ जाके अपने सारे कपड़े खोल दिए। गर्ल्स वॉशरूम में बिना पूछे आ जाते थे और बात बात पे दुपट्टा खींच लेते थे और कहते थे कि तुम्हारा एमएमएस बना दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और तो और अपने फोन पे गंदी तस्वीरें दिखाते थे। बहुत पास आकर खड़े हो जाते थे, मुंह से शराब की बदबू आती थी, बार बार छूने की कोशिश करते थे। चार प्रोफेसर द्वारा एक युवती का सामूहिक बलात्कार। अबे अपना कांड। सर अब क्या होगा सर? ज्योति पर हुए अत्याचारों ने जैसे ही अखबारों में खबर का रूप लिया, आम जनता और विद्यार्थियों के रिश्तेदार गुस्से से भर उठे और वो आरोपी प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए कॉलेज पहुंच गए। अबे भागो नहीं तो अपना ही बलात्कार हो जाएगा। इधर सीबीआई प्रोफेसर की पत्नियों पर दबाव डालना शुरू कर देती है। बेरहमी से पिटाई किए, ये सब प्रोफेसर मीना का किया जा रहा है। हमारे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके पतियों का वैसा ही हाल हो जैसे प्रोफेसर राणे का हुआ है। पब्लिक में इस वक्त बहुत गुस्सा है। अगर आप मुझे बता दें कि आपके पति कहाँ हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। और आखिरकार प्रोफेसर की पत्नियों से जानकारी मिलते ही पुलिस उनके छुपे होने की जगह पर पहुंच जाती है और उन्हें धर दबोच लेती है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन है? जज साहब, मैं हूँ संध्या देसाई। और डिफेंस की ओर से? हम सब हैं जज साहब। ज्योति, वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया? बताओ ज्योति, मुझे इशारे से बताओ, कौन थे वो लोग? बोलो ज्योति। हरीश करमारकर, देवेंद्र राणे, जुगल देसाई, समीर गोडसे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बावजूद ये केस 10 महीनों तक चला और इस दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने ज्योति से 2500 से भी ज्यादा सवाल किए, जिनमें से कुछ सवाल तो इतने शर्मनाक और घिनौने थे कि हम उन्हें टीवी पर दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद ज्योति अपनी मूल शिकायत पर अटल रही और उसने सारे सवालों का समुचित जवाब दिया। लेकिन यहां हमारे लिए एक सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे शर्मनाक सवाल भरी अदालत में किए जाने जरूरी थे? क्या ये सारे सवाल ऑन कैमरा ट्रायल के जरिए नहीं पूछे जा सकते थे? इस अदालत में पेश किए गए बयानों, ये अदालत हरीश करमरकर वल्द श्याम करमरकर, देवेंद्र राणे वल्द अजीत राणे,
जुगल देसाई वल्द राम प्रकाश देसाई समीर गोडसे वल्द संजय गोडसे को दोषी करार मानती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। एंड द कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे। ज्योति का केस सामने आने के बाद राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना पड़ा, जिसके सुझावों पर मेडिकल कॉलेजेस के इंटरनल मार्क सिस्टम में संशोधन किया गया और महिला प्रोफेसर्स की नियुक्ति को और अधिक महत्व दिया गया। अपने परिवार के सहयोग के बिना ज्योति का यह लड़ाई लड़ना असंभव था। और हाँ, मीना और संध्या ने भी ज्योति का बखूबी साथ निभाया। यह उनका ज्योति में विश्वास ही था कि ज्योति भय और शोषण के खिलाफ लड़ पाई और अंत में उसने विजय हासिल की। जब यह केस अदालत में था, उसी दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया और कॉलेज को आदेश दिया गया कि वो ज्योति को छात्रा के रूप में पुनः स्वीकार करे। अदालत की कार्रवाई के दौरान ही ज्योति फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में बैठी और उसने 86% अंक प्राप्त किए। इस केस में एनजीओ, मीडिया और स्थानीय समाज की प्रबल भूमिका रही। इनके द्वारा बनाए गए दबाव के कारण ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें सजा दी गई। और इस प्रकार के केसेस हमारे समाज के लिए एक चुनौती भी है कि क्या हम ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजरने वाली लड़कियों को अपने समाज में वापस उसी स्नेह और सम्मान के साथ स्वीकारेंगे या नहीं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। तो सावधान